ओके। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से आपकी जो क्लासें नहीं लग पा रही है, इस वजह से एसजीआर ने ऑनलाइन क्लासेस चालू की है, स्टार्ट की है और आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का लेसन 5 आज अपन देखेंगे। जनरल लेसन का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, और इस पार्ट में अपन कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रमों के बारे में, अम्ल, सार और लवण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जनरली अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अम्ल होता क्या है, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। तो अपन अम्ल की बारे में बात कर लेते हैं। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहली बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी छोटी कक्षाओं में आपने परिभाषा पढ़ी है कि ये नीले लिटमस पत्रों को लाल करते हैं। दो बातें, पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि अपन बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये आपने छोटे अक्षरों में परिभाषा पढ़ी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अब यहाँ पर बात है कि लिटमस पत्र क्या है। तो लिटमस पत्र वास्तव में एक प्रकार का अभिक्रमक से बनाया जाता है। जैसे मेरे पास कोई भी कागज का टुकड़ा और उसके ऊपर मैंने 2 बूंद लिटमस की डाल दूं, और जब उस पर तो उसका नीला रंग होता है, कागज का रंग नीला हो जाएगा। जब इस पर अपन अम्ल डालते हैं तो ये लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र किसमें बदल जाता है, लाल। और ये बनाया कैसे जाता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसे अपन लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये लिटमस किससे बनाया जाता है, लाइकेन नामक पौधा। और लाइकेन के बारे में अपन पढ़ चुके छोटी कक्षाओं में कि एक सहजीवी पौधा होता है, इसमें 2 जीव साथ साथ रहते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, शैवाल प्लस कवक। लाइकेन के अंदर सहजीवन होता है शैवाल और कवक। शैवाल के अंश को से इस लाइकेन के अंदर जो शैवाल का अंश होता है उसे शैवालांश कहा जाता है, और जो कवक का अंश होता है बोला जाता है कवकांश। और इसमें भी लाइकेन में भी एक विशेष प्रकार की लाइकेन होती है, रोसेट टिंक्टोरिया। इस लाइकेन में भी एक विशेष प्रकार की लाइकेन जिसका नाम है रोसेल टिंक्टोरिया नामक शैवाल होती है, उससे लिटमस पत्र निकाला जाता है। तो जनरली अपनी परिभाषा बनी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अपन छोटे अक्षरों में पढ़ चुके हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल। और मैंने बताया लिटमस पत्र एक प्रकार का अभिक्रमक है जिसको किसी कागज के ऊपर या फिल्टर पत्र के ऊपर 2 बूंद डाल देते हैं तो उस कागज या फिल्टर पत्र का रंग नीला हो जाता है। और जैसे ही उस पर अपन अम्ल की या 1 या 2 बूंद डालोगे तो उस कागज का रंग नीले से हो जाएगा, लाल हो जाएगा। दूसरी बात करें तो सार के बारे में, या बेस क्या होता है, सार या बेस क्या होता है। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सार स्वाद में कड़वे होता है। और दूसरा, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो अपने छोटे अक्षरों में ये परिभाषा पढ़ चुके हैं अम्ल और सार की, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसके अंदर मुख्यतः जनरली अम्ल पाया जाता है। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और सार स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब वापस में बात करता हूं अम्ल की। तो अम्ल अंग्रेजी भाषा के शब्द अम्ल अंग्रेजी भाषा के शब्द एसिड से बना है। और एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा।
जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल अंग्रेजी भाषा के शब्द एसिड से बना है, और एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द, ये एसिड शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यदि अपन कुछ जनरली बात करें कि जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिर्फ आपका जो इमलियों की इमली के अंदर टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा आपका है जठरस, उसके अंदर HCl पाया जाता है। चींटी के डंक, चींटी के डंक के अंदर फार्मिक, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल। तो मुख्य मुख्य जो अम्ल पाए जाते हैं दैनिक जीवन चीजों में, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, याद रखना है तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। जठरस जो आपके आमाशय के अंदर होता है उसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे के अंदर एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें मधुमक्खी के डंक के अंदर जिससे जलन का अनुभव होता है, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो मुख्य मुख्य आपको याद रखना है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जठरस जो भोजन के पाचन में वो सहायता करता है, आमाशय में पाया जाता है, भोजन को गलाने का कार्य करता है, उसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे आपको जलन का अनुभव होता है। नींबू के रस के अंदर सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। संतरे के अंदर एस्कोर्बिक अम्ल और मधुमक्खी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल। ये केवल अम्ल और सार की जनरल बातें थी। अब अपन बात करते हैं अम्ल एवं सार की अवधारणा है। जो सबसे मुख्य अवधारणा है और जो सबसे प्रचलित अवधारणा है वो है आर्नियस अवधारणा। अम्ल सार की अवधारणा है, इस पाठ का दूसरा टॉपिक है अम्ल सार की अवधारणा। पहली अवधारणा है अपनी आर्नियस अवधारणा। आर्नियस अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, और सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। परिवार को वापस देख लिया आर्नियस अवधारणा के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अर्थात ये केवल जलीय विलयन में अम्ल सार की व्याख्या करता है। तो वापस एक बार परिभाषा देख लें कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब सबसे पहले बात आ गई यहाँ पर जलीय विलयन। तो अम्ल को यदि अपन जल में डालेंगे, जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए, तो इस प्रकार के विलयन को बोला जाता है जलीय विलयन। और इसको जल को इंग्लिश में एक्वा बोला जाता है। तो जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको अपन इंग्लिश में एक्टिव से लिखते हैं, शॉर्ट में इसे लिखते हैं एक्टिव से। तो उदाहरण परिभाषा आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी लिंक के ऊपर।
तो आपको वापस एक बार देखिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा HCl और यहाँ पर मैं एक लिख दूंगा तो इसका तात्पर्य है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। जैसे मैंने HCl के सामने ब्रैकेट के अंदर एक लिख दिया, इसका अर्थ है एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ दूसरी भाषा में कि मैं HCl + H2 लिख सकता हूँ, HCl + H2। इसका भी तात्पर्य है कि ये HCl का क्या हो गया, जलीय विलयन। तो अम्ल है कि क्या विशेषता होती है कि ये जलीय विलयन में अपघटित होते हैं और अपने अवयवी आयनों में अपघटित होते हैं जिनसे ये बना है। तो अपन इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे वो होते हैं कुछ टूटता है H+ और Cl-। तो परिभाषा क्या कहती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो HCl ने जलीय विलयन में H+ आयन दे दिया अर्थात ये अम्ल हो गया। कि HCl को जैसे अपन ने जलीय विलयन के अंदर बोला, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बोला, तो अपने अवयवी आयनों में विघटित होता है अर्थात जिनसे ये बना है उन आयनों में विघटित होता है। तो ये किनसे कौन-कौन से आयन से बना है, H+ और Cl- से। तो ये टूट गया H+ और Cl- में अर्थात H+ और Cl-। इसी प्रकार मैं बात करूं H2SO4, H2SO4 यहाँ पर मैंने एक क्यों लिख दिया, तो इससे तात्पर्य है कि जैसे H2SO4 को मैंने जलीय विलयन के अंदर डाला तो ये अपने अवयवी आयन में विघटित होंगे और इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ये किसके ऊपर जाएगा 2H+। अपन 9th क्लास में बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है और सल्फेट की संयोजकता होती है -2। समझने की बात। तो यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन है तो एक के ऊपर प्लस, तो मैंने यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2, तो 2H+ में टूट जाएगा और दूसरा क्या हो गया SO4- अर्थात सल्फेट आयन में विघटित हो जाएगा अर्थात जिनसे ये जिन आयनों में भी बना है उसमें विघटित हो जाएगा। तो H2SO4 किसमें टूट गया, जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बोलेंगे 2H+ और SO4- अर्थात ये भी जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है अर्थात ये अम्ल हो गया। ये अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं H+ आयन। तो ये भी H+ आयन दे रहा है, ये भी H+ आयन दे रहा है। इसी प्रकार मैं बात करूं HNO3, यहाँ पर एक किलो में इसका तात्पर्य जलीय विलयन। अब जलीय विलयन में क्या होता है, अम्ल अन्य पदार्थों का अपघटन होता है और जिन आयनों से टूट जाएगा तो ये बन जाएगा H+ और NO3-, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं NO3 की माइनस की NO3 की संयोजकता -1 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है +1। इसी प्रकार में बात करूं तो CH3COOH एसिटिक अम्ल AQ, एसिटिक अम्ल AQ CH3COOH ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल। तो ये किसमें अपघटित होगा, ये एसिटेट आयन CH3COO- और H+ में ये भी जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये भी अम्ल हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं H2CO3 कार्बोलिक अम्ल। H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोलिक अम्ल। जैसे इसको अपन जलीय विलयन में बोलते हैं तो ये किस आयन में, हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनेट आयन के अंदर क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2H+ और कार्बोनेट CO3-2। अभी आपको कुछ से होता है याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी माइनस क्यों आई, यहाँ पर -2 क्यों आई, यहाँ पर -1 क्यों आई, यहाँ पर +1 क्यों आई और यहाँ पर CO3-2 है। तो ये 9th कक्षा में अपन संयोजकताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और भी जब अपनी शुरुआत की क्लास इससे पहले वाली रिवर्स क्लास है उसके अंदर मैंने ये बता चुका हूँ कि इनकी संयोजकता और अपन जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक ले चुके हैं। तो अपनी परिभाषा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। जैसे मैंने HCl को जलीय विलयन बनाया इसका, या तो ये HCl अपनी अवयवी आयनों में विभक्त होगा और किसमें होगा H+ और Cl- में, और ये जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा था अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4 इसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे इसको अपन ने डाला है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे अपनी अवयवी आयनों में विघटित होगा और किसमें टूट जाएगा 2H+ और SO4-2। ये भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन दे रहा है अर्थात ये भी अम्ल है। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये किसमें टूट गया H+ और NO3- में, ये भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन दे रहा है। इसी प्रकार अपने पास एसिटिक अम्ल, याद रखना है ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। आपसे परीक्षा में कई बार पूछा चुका है कि दो प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए। ऊपर वाले 3 ये प्रबल अम्लों के उदाहरण है, नीचे वाले 2 हैं दुर्बल अम्लों के उदाहरण। ऊपर वाले 3 प्रबल अम्लों के हैं, नीचे वाले 2 दुर्बल अम्लों के। तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। जब इसको अपन जलीय विलयन में बोलते हैं तो एसिटेट आयन CH3COO- और H+ में विभक्त हो गया अर्थात ये भी जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा था, अम्ल है। इसी प्रकार H2CO3 एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन में बोलेंगे तो 2H+ CO3- में टूट गया, ये भी जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है अर्थात ये भी अम्ल है।
तो अपनी परिभाषा क्या कहती है कि अम्लीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं H+ आयन, और यहाँ पर भी सारे जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं, अर्थात ये सारे अम्ल हैं। याद रखना है ये ऊपर वाले 3 है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल, नीचे वाले दोनों है दुर्बल अम्ल। अम्लों की परिभाषा एक और होती है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल से क्या तात्पर्य है जिसके अंदर अम्ल की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो अम्ल होता है तनु अम्ल। दूसरा सांद्र अम्ल जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, अर्थात अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो इस प्रकार के अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। अब अपन बात करते हैं सार की। तो परिभाषा कहती है कि सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि ये इसको एक्टिनलिक क्रम में HCl लिख सकता हूं, HCl + H2 लिख सकता हूं क्योंकि ये जलीय विलयन है। तो यहां देखो ये H+ और Cl-, तो यहां पर ये H+ आकर यहां जुड़ जाएगी तो हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+ और Cl- लिख सकते हैं। अर्थात जो अम्ल की जो हाइड्रोजन है वो किसमें आकर जोड़नी है, आपको जल में जोड़नी है, तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ और Cl- के रूप में लिख सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लिखना तो एक्यूरेट, तो आपको ये जल्दी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन परिभाषा के अनुसार सारों की बात करते हैं। तो परिभाषा कहती है आर्य समीकरण के अनुसार कि सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो उनके उदाहरण लें, जैसे मैंने उदाहरण लिया NaOH, यहां पर भी जलीय विलयन है तो एक की बात करूंगा। तो जैसे ही हम अम्ल सार को जलीय विलयन में बोलते हैं तो अपने अवयवी आयनों में विभक्त होते हैं, और ये अवयवी आयन को कुछ हो जाएंगे यहां पर Na+ और OH-, ये Na+ और OH- मतलब सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम है, OH लगा इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, लेकिन जब याद रहा है तो आयन लग जाता है तो हाइड्रोक्साइड, ये अपन 9th क्लास में बात कर चुके हैं AQ, तो किस किस में टूट जाएगा K+ और OH- आयन, K+ और OH- आयन के अंदर। इसी प्रकार मेरे पास जैसे NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे इसको जल्दी बोलेंगे AQ के अंदर जलीय विलयन में बोलने पर ये अपघटित होगा और अपने अवयवी आयनों में अपघटित होगा। किस किस में अपघटित होगा NH4+ और OH- आयन के। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि कैल्शियम किससे जुड़ता है +2 और हाइड्रोक्सिल आयन किससे जुड़ता है -1, तो अकेला कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ सकता है, इसलिए क्या हो गया CaOH का होल ट्वाइस। जब इसको जलीय विलयन के अंदर अपन डालते हैं, जल के अंदर इसको डालते हैं या इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो अपने अवयवी आयनों में विभक्त होगा, किसमें विभक्त होगा Ca+2, और यहां पर देखो OH कितने 2 से 2 है तो क्या हो जाएगा 2OH-। इसी प्रकार NaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, तो जैसे हम इसको जलीय विलयन को बोलेंगे इसमें विभक्त हो जाएगा Mg+2 क्योंकि मैग्नीशियम सॉल्यूशन का +2 होती है और यहां पर 2OH इसलिए 2OH-। अर्थात अपनी परिभाषा कुछ तो रही है कि सारे वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। तो जैसे NaOH को मैंने जल में बोला तो इसमें टूट रहा है Na+ और OH- आयन में ये भी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है OH- आयन। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे ही मैंने जलीय विलयन बनाया इसका तो इसमें टूटा पोटेशियम और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर ये भी जलीय विलयन में OH- आयन दे रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको जैसे अपने जलीय इसका जलीय विलयन बनाया तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विघटित हो रहा है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी किसमें विघटित हो रहा है कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अभी आगे बात करेंगे अपन। जैसे इसको अपन एक और सॉल्यूशन बनाया इसका तो इसमें विभक्त हो गया Mg+2 और 2OH-। अर्थात अपनी परिभाषा क्या कहती है कि सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं OH- आयन, ये सारे OH- आयन दे रहे हैं। इतने एग्जांपल आपने 5 एग्जांपल लिए, इन सब के अंदर ये किसमें क्या दे रहे हैं जलीय विलयन में OH- आयन। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर के जो दो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल सार,
और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दो प्रबल अम्ल दो प्रबल क्षारों को उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये प्रबल क्षार है। नीचे ही जो 3 दे रखे हैं ये दुर्बल क्षार है, और ये भी याद रखना है, ये भी परीक्षा में बोर्ड में पूछा गया है कि दुर्बल क्षार को जान दीजिए। तो आपको तीनों ये NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का वोल्टवाइज और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का वोल्टवाइज।